प्रस्तुत है किसानों के लिए कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा और प्रोग्राम किसान की बात लेकर हम आ गए हैं आपके लिए। और सिर्फ मैं नहीं आई हूं, मेरे साथ आए हैं मेरे साथी रजनीश जी। स्वागत करते हैं। और किसान भाइयों, हमेशा की तरह हम एक नया टॉपिक लेकर आते हैं आपके लिए। तो आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है आपसे जुड़ा हुआ, जिसमें आज हम बात करेंगे फलियों वाली सब्जियों की। अब फलियों में बहुत सारी सब्जी आती है रजनीश जी जी, जिसमें हम बात करें मटर भी होता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लोबिया की और ग्वार की फली। अब लोबिया भी अलग तरह का होता है, या फ्रेंच बीन को लोबिया कहते हैं। कई बार ये भी एक आम भाषा में बोले या आम इंसान उसको रिकॉग्नाइज थोड़ा कर नहीं पाता है, तो इसके बारे में भी बात करें। लेकिन इस बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर R.K. यादव जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं शाकीय विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। तो सुषमा, मुझे लगता है कि ये हरी फलियां जो है ना जी, ये वैसे भी इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है और उस लिहाज से भी ये हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। और इनकी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे लोग अपने हेल्थ को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके जागरूक हो रहे हैं, तो फलियों की डिमांड भी मार्केट में बहुत बढ़ रही है। और भाई, जो भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं किसान भाई बहन, अगर उनका कोई भी प्रश्न है तो वो सीधा हम डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और हमारे जो फोन नंबर है वो है, जो दिल्ली से बाहर के लिए STD कोड है वो है 011 और हमारा फोन नंबर रहेगा 23421608 जी, 23421608। एक नंबर ये है रजनीश, एक और नंबर है हमारे पास 23421081। तो आपके पास किसान भाइयों 2 नंबर हैं। आज के विषय से संबंधित कोई भी क्वेरी है, प्रश्न है, आप सीधे हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि लोबिया और ग्वार की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी बुवाई हो चुकी है या अभी तैयारी करनी है, या इनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि इसकी डिमांड क्यों ज्यादा है, इसका सही समय क्या है? हाँ, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है। जैसे आपने बताया कि ये जितनी भी बीन्स होती हैं, ये सब प्रोटीन का सोर्स, हाई प्रोटीन होती हैं और हमें शरीर की बढ़वार के लिए, मसल्स के लिए इसकी जरूरत होती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें, क्योंकि सीधे खाया जाता है, इसमें रेशे की मात्रा भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो रेशा एक बार शरीर के लिए बहुत जरूरी है। वो काफी हमारे शरीर में पाचन में सहायता करता है और हमारे बाउल को, सिस्टम को ठीक रखता है। तो इसका जो सही समय बताया मैंने आपको, फसल क्या है कि गर्मी की फसलें होती हैं, इसको साल में 2 बार हम लगा सकते हैं। एक फरवरी मार्च में जब गर्मी शुरू होती है उसमें लगा सकते हैं। दूसरी बात जून जुलाई में जब मानसून आ जाता है उस समय किसान इसको अपने खेत में लगा सकते हैं। तो जून जुलाई 2 महीने तो लगा सकते हैं उत्तर भारत में, चाहे जहां भी गर्मी आ गई है। और फरवरी से मार्च तक में भी लगाया जाता है। तो इसमें बहुत उपयुक्त समय है। खेत जो लगाना चाहते हैं अपने खेत को तैयार कर लें और उसके लिए तैयारियां कर लें पूरी। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार की जो मिट्टी का चुनाव करें, जो मतलब खास तौर से, क्योंकि कहते हैं ना कि सही मिट्टी का चुनाव हो तो फिर अच्छी खेती भी होगी, तो मिट्टी का चुनाव कैसे करना चाहिए? हाँ, देखिए, वैसे तो जो ज्यादातर सब्जियां की फसलें होती हैं कि बलुई दोमट मिट्टी में करते हैं, लेकिन ये जो ग्वार की जो फसल है, इसकी एक खासियत है, या लोबिया की, ये थोड़ी सी खराब मिट्टी में भी होने की रहती है। इसमें कहते हैं ना कि ड्राउट टॉलरेंस या खराब जमीन में भी अपने को हार्डीनेस इस क्रॉप में है। तो किसान जहां पर कुछ भी नहीं लगा पाता है, जिस जमीन में लगता है कुछ नहीं, ज्यादा नहीं होता, उन जमीनों में भी एक फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। इसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बोलते हैं ना, जैसे हम लोग सब आजकल बोलते हैं कि पर्यावरण अनुकूल फसलें, तो उन फसलों में इसकी गिनती होती है ग्वार की। तो इसका ये महत्व है कि जहां किसान को कुछ नहीं मिल रहा होगा जिस जमीन से, उस जमीन पे भी खड़ी हो जाएगी। और जहां साल्ट या जो सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल जिसको बोलते हैं आप, इसमें लवणों की मात्रा थोड़ी रहती है। आप जाएंगे हमारे झज्जर एरिया या बहुत से एरिया है जो आसपास में, जहां पर लवणों की मात्रा जमीन में होती है, थोड़ी तो लवणों की मात्रा जो रहती है 7 से 8 के बीच में रहती है, उसमें भी एक फसल आसानी से उगाई जा सकती है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके खेत में किसी लवण की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए भी
इसको लगाया जा जो जमीन लवणी है, जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा, साल्टी सॉइल बोलते हैं ना, जिसमें बहुत सी फसलें नहीं हो पाती हैं, जी जी, तो इसमें कुछ फसलें सही हो पाती हैं। उसमें से ग्वार भी एक ऐसी फसल है कि जिसमें आप आसानी से उस तरह की, जिसमें साल्ट की मात्रा देखते हैं, नमकीन पानी होता है जहाँ का बोलते हैं आप, तो उन जगहों में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और क्यों ना सुषमा हम उन्हें ले लें। हाँ बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि लोबिया और ग्वार की बात हो रही है तो वो यही जानना चाह रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे कि खेत की किस तरह से तैयारी, क्योंकि मिट्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए खेत का चुनाव हुआ, क्योंकि सब्जी की फसल लगाने जा रहे हैं किसान, तो उसमें कोशिश करेंगे ऐसी जमीन रखें जहाँ पर पानी न लगे। अगर पानी लगने की संभावना तो जल निकास का उचित प्रबंध कर लें वो। जी राजा हैं हमारे कॉलर, वो भी, उनका भी यही प्रश्न था। हेलो, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ, और मैं ये लोबिया के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे अभी आपका काफी बातें आपने बताई हैं, लेकिन ये जैसे लोबिया जो है ज्यादा पानी अगर ये पाएगी तो मतलब ये खराब होने का ज्यादा खतरा है। जमीन पे इसको लगाया जाए कि पैदावार इसकी अच्छी हो, कौन सी बातें ध्यान रखना जरूरी है इस पे? देखिए आपको राजा जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने अगर लोबिया लगाना चाहते हैं तो आप जैसे बलुई दोमट मिट्टी है तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें पानी का, और लेकिन अगर कोई और भी मिट्टी है जिसमें आपका धान का खेती करते हैं, इस तरह की फसलें हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, इसको मेड़ों पे लगाएंगे आप ना। जैसे आप 2 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर मेड़ बना लेंगे, मशीनों से भी मेड़ बन जाता है। तो मेड़ बना करके क्या होगा कि ऊंचाई, जो मेड़ की ऊंची, जैसे आलू बनाते हैं मेड़ लगाने के लिए, उस तरह का बना लेंगे और मेड़ पे इसको लगाएंगे, और जल निकास का उचित प्रबंध कर लेंगे इसमें। और जैसे लोबिया आप लगाना चाहते हैं तो लोबिया काफी बहुत कम समय में होती है, और ये आपको दलहनी फसल आती है, तो इसमें बाकी जो पोषक तत्व है, जैसे आपका गोबर की खाद मैं कहूंगा कि अपने खेत में करीब 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिला लीजिएगा 15 दिन पहले, उसमें अच्छे से खेत की तैयारी करने से पहले। और उसके बाद जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, ये अगर जमीन में जांच करा लेंगे या सूक्ष्म पोषक तत्व है उसके हिसाब से डाल लीजिए। नहीं तो सामान्य तौर से करीब इसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वो वातावरण में जो हमारी नाइट्रोजन होती है करीब 70%, जो 78, तो उस नाइट्रोजन का उपयोग करके ये पोषक तत्वों को लेती है। तो 20-25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर बना लेती है जो इसकी जड़ें भी। तो आपको 50 किलो नाइट्रोजन ही केवल आवश्यकता पड़ती है पूरी फसल के लिए। इतना ही 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप इसका अपना खेत का तैयारी कर लीजिए। तैयारी के बाद बात आती है कि बुवाई करें, तो उससे पहले कि बीज उपचार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सी प्रजातियां हैं इन बीजों की, लोबिया की लें या ग्वार की, तो उसके बारे में भी जानना। हाँ देखिए, आपको बता दूं कि आप लखनऊ में हैं, तो आप हमारे पूसा संस्थान की पूसा सुकोमल करके प्रजाति है, जो बारिश के मौसम के लिए रिकमेंड की गई है। बारिश के मौसम में उसमें जो जो आपका पत्ते पीले हो जाते हैं, मोज़ेक आ जाता है, वो बीमारी इसमें नहीं आती है। इसी तरीके से आपका जो हमारे एक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में एक बनारस जगह है, वहाँ का एक संस्थान है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वहाँ की काशी कंचन करके प्रजाति है। उस प्रजाति का बीज भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी प्रजाति है और पूरे आसानी से उसका बीज उसमें मिल जाता है। तो इन प्रजातियों का चुनाव करेंगे। प्रजातियों के बाद जैसे 2 चीज किया जाता है कि बीज उपचार। बीज उपचार होता है जैसे कि आपको खेत में कोई फंगस है, कोई बीमारी है, उससे आपको बचाता है। तो उसमें 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप केमिकल से कर सकते हैं, जिसमें आपका थीरम होता है, 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको मिला लेंगे, उसमें पाउडर होता है। उसी अवतार से कोई ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, जिसमें केमिकल नहीं डालना चाहता है, तो उसमें ट्राइकोडर्मा आता है, वो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम में मिला लेगा। एक जीवाणु होता है इस तरह से। इसके अलावा जो, क्योंकि ये आपने बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया वाला एक इसमें जरूरत है, तो इसमें आप राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है कल्चर, इस कल्चर का भी 5-6 से ग्राम अपने जो 1 हेक्टेयर के लिए जितना बीज आपका, मान लो लोबिया लगा रहे हैं तो 15 से 20 किलो लग जाएगा, और ग्वार लगा रहे हैं तो 10 से 12 किलो के आसपास बीज लग जाएगा। तो इस बीज में मिला लेंगे 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर। उससे क्या होगा कि जड़ों में और ज्यादा जीवाणु आ जाएंगे और आसानी से नाइट्रोजन को बनाएंगे ज्यादा मात्रा में। ये तो आपने तरीका बताया कि किस तरह से आपको बीज उपचार करना है। तो बीज उपचार जब हम करते हैं तो उसके साथ कोई और भी सहफसली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हाई प्रोटीन वाली जो फलियां होती हैं उनमें बहुत ज्यादा उनकी मिट्टी में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो कुछ ऐसी फसल भी होगी जिससे उस पर कुदरती तौर पर उसको, देखिए हम किसानों को हमेशा कहते हैं कि जब भी खेती करें तो उसमें अपने फसल चक्र में एक फसल चक्र होता है। आपने इंटरक्रॉपिंग की बात की, उसके साथ लगाने के, मैं फसल चक्र को बता दूं कि फसल चक्र में दलहनी फसलों का साल में एक बार उपयोग जरूर
करना चाहिए, उससे आपके उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जमीन की। और इसके जो पत्ते डंठल वगैरह हैं जमीन में मिल जाएंगे, ये भी आपको नाइट्रोजन और बायोमास बढ़ाते हैं जमीन का, तो उनको भी उसमें सड़ा लीजिए, उसमें मिला लीजिए, जुताई कर लीजिए। उसके बाद जब खत्म हो जाती है फसल फलियां तोड़ने के बाद, तो वो भी आपके काम आ जाएगा। तो आप तो एक होता है कि आप अकेला इसकी फसल लगा सकते हैं, दूसरी कुछ फसलों के साथ आप लगा सकते हैं। जैसे आपका कोई सब्जियों में लगा जाते हैं कि आप दलहनी फसल नहीं लगाएंगे, आप जैसे भिंडी के बीच में लगा लेंगे, भिंडी कुछ कतारों के बीच में इसको लगा लिया, या आपने मक्का उक्का लगाया उसके बीच में लगा लेंगे, सहारा भी मिल जाएगा और बढ़ भी जाता है उसमें। तो इन तरह की चीजों के बीच में भी आप लगा सकते हैं। आपके पपीते का या फलदार उस चीजों को लगाए हैं छोड़े में, जो सह फसल होगी वो बड़ा होना चाहिए, उसकी हाइट। हाँ, जैसे कोई बगीचे लगा रखे हैं आपने, उसके बीच में जगह है, काफी लाइट आ रही है ना, तो शुरुआती दौर पे बगीचे के 1-2 साल में उसमें भी वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जमीन के लिए फायदेमंद भी होगा, उस पौधे को भी, जो दूसरी फसल है उसको भी फायदा करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बनाएगा ज्यादा मात्रा में, तो उसको भी। लेकिन दोनों में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एक ही तरह की फसलें की एक दूसरे पर चढ़ जाए या एक दूसरे को बीमारियां की तरह की हों, तो इस तरह के जैसे आप जुलाई में लगाएंगे तो तमाम फसलें इसके साथ, मैंने बता दिया कि बैगन भी लगा सकते हैं बीच में, उनके बीच में लगा दीजिए इसको, ग्वार को, या सबसे ज्यादा भिंडी है उसको बीच में लगा लीजिए आप। ये फसलें आती हैं, कद्दू वर्ग की फसलें लगाते हैं, जो लौकी तोरी चढ़ाते हैं, उनके बीच में भी जगह बहुत सारी बची रह जाती है, क्योंकि दूरी दूरी पर लगाई जाती है, तो उनको बीच में भी इनको लगा करके आप ले सकते हैं। पहले जब आपकी फसल जब तक वारी बढ़ेगी फलेगी, तब तक वारी खत्म भी हो सकती है, क्योंकि कम समय में खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक बात और कि क्योंकि अब कभी भी बारिश हो जाती है, कभी बार तेज बारिश हो जाती है, तो किस तरह से सिंचाई की व्यवस्था में क्या मुख्य बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, किस तरह से सिंचाई? जैसे मैंने कहा फरवरी मार्च में खेती करते हैं, तो उस समय तो आप जैसा आवश्यकता होती है सिंचाई करते रहते हैं। जी। लेकिन जो बारिश के मौसम में जब भी खेती करेंगे उसको मेड़ों पर जरूर लगाएंगे। जैसे आपको 2 फीट या 1.5 फीट की दूरी पर मेड़ बना रहे हैं, जो आप कतारों के बीच की दूरी, तो अब मेड़ रहेगा, ऊंचा रहेगा। जैसे आपको आलू लगाते हैं समान तौर से जानकारी के लिए, उसी तरह की मेड़ बनाएंगे, उसके ऊपर इसको लगाएंगे। उससे क्या होगा कि जैसे बारिश हो भी गई बहुत तेजी से और जल निकास का प्रबंध अच्छा कर लेंगे, तो तुरंत ऊपर तक पूरा पौधा डूबेगा नहीं। हाँ, शुरुआत ऊंचाई पर रहेगा, तो नीचे पानी रहेगा, उसके जड़ें बची रहेंगी, तो पौधा बच जाएगा। पानी आप 12 घंटे या उसके अंदर में निकल जाएगा जो भी है। लेकिन अगर समतल भूमि पे लगा देंगे, तो अगर 10-12 घंटे पानी लग गया और पौधा छोटा है, शुरुआती दौर पे है, तो पूरा मरने की संभावना होती है। तो इसलिए मेड़ों पे लगाएंगे, जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखेंगे, तो आपकी फसल अच्छी होगी। और निराई गुड़ाई में भी देखिए बहुत आसानी होती है। जब आप कतारों में चीजों को लगाते हैं, तो उसके निराई गुड़ाई करने में, खरपतवार नियंत्रण में, इन सब में आसानी होती है। तो कुछ खरपतवार भी रहते हैं, तो मतलब किस तरह का, मतलब या कोई बीमारी भी? देखिए, खरपतवार के मैं बताता हूँ, खरपतवार अगर नियंत्रण किसान भाइयों को करना है, तो जैसे बीज की बुआई करते हैं, जब नमी रहती है पर्याप्त मात्रा में, उसी समय एक स्टॉम्प नामक दवा होती है, जिसको पेंडेमेथिलिन बोलते हैं। इसकी 3 लीटर मात्रा को 5 से 6 लीटर पानी में घोल बना करके जमीन पे छिड़काव किया जाता है तुरंत ही। तो उससे क्या होता है कि जो घास जम रही होती है वो नहीं जमती है, और जो हमारी फसल है वो जम के आगे बढ़ जाती है। तो शुरुआती तौर में बहुत जरूरी है ये, मतलब बुआई के समय ही, या बुआई के जस्ट बाद, जैसे बुआई जमीन में किया, जमीन को आपने बीज को दबा दिया, जो नालियों को बंद कर दिया, उसके तुरंत बाद ही ये काम किया जाता है। नमी रहनी चाहिए उस समय। खेत में जितनी नमी रहेगी उसी वक्त इस दवा का इस्तेमाल करना है। स्टॉम्प, इसको खरपतवार नाशी बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है। शुरुआत में 1 महीने तक फसल में घास नहीं आई, तो उससे क्या फायदा होगी, आपकी फसल जम जाएगी 8-10 दिन में और बढ़ जाएगी, तब तक दोबारा में आएगी, तो एक गुड़ाई करके काम चल जाएगा और आपकी जगह घेर लेगी हमारी फसल। अच्छा, और सिंचाई कितने, मान लीजिए बारिश नहीं हुई 3-4 दिन 5 दिन, तो उसमें उस तरह का क्या अंतराल? ये तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे राजस्थान में कोई खेती कर रहा है, कोई आपका कहीं जहाँ पर नमी ज्यादा है जमीन पे, और उस पर देखिए नमी के हिसाब से करना पड़ेगा। समान तौर से 8-10 दिन के अंतराल पे हल्की सिंचाई कर सकता है किसान जी। और उसमें क्या विशेष बातें, जैसे सुबह शाम में करें, या जैसे दिन में अगर कोशिश करें, या तो बहुत सुबह जल्दी में कर दे, या नहीं तो शाम को जब दिन ढलने वाला होता है, या दिन में बादल रह रहा है उसमें ठंडा मौसम रहे, दोपहर में कोशिश करना चाहिए नहीं करे, जिससे कि हमारी क्या है, उसमें तुरंत ही फसल पानी गर्म हो जाएगा तो नुकसान पहुंचाता है। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सुषमा, उन्हें भी ले लेते हैं। हाँ, और ये जो कॉल आई है छत्तीसगढ़ से आई है, बस्तर से, वो यही जानना चाह रहे हैं कि ग्वार और लोबिया के अलावा अगर हम मेड़ पे कोई और सब्जी उगाना चाहें फलदार, तो वो क्या हो सकती है? बात कराती हूँ मैं आपकी सर। हेलो, मैं उग्रेश चंद्रा मरकाम, छत्तीसगढ़ बस्तर जिला से बोल रहा हूँ सर। मेरा सवाल ये है, मेरे पास 3 एकड़ का जमीन है, अभी नया लवलीकरण और मेड़ बना हुआ है, लगभग
4 फीट ऊपर में, 4 फीट का। तो हम कौन सी अभी फसल, ऐसे मौसमी फसल अभी लगा सकते हैं ताकि हमारे लिए भी उपयोगी हो सके? नहीं, जैसे आपने 4 फीट जमीन से ऊंचा बना रखा है पेड़ों को। जी। आपका क्या उसमें लगाने का विचार था? कितना ऊंचा आपने बनाया? जो कुछ लगाने का विचार है या? हाँ, लगाने का विचार है। बीच बीच में अरहर डालने का सोच रहा हूँ। नहीं, मैं अब आप जो खेत की बाउंड्री बता रहे हैं कि ये 4 फीट की है ना? काफी बड़ी है सर, मुझे लगता है कि 4 फीट मेड़ बना हुआ है, बाउंड्री लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है सर। अब अच्छा, मुझे लगता है कि जो बाउंड्री वो जाली के तौर पे इन्होंने खेत के जानवरों को रोकने के लिए किया। खेत आपका समतल है, उसमें आप लगाना चाहते हैं कोई सब्जी ना? हाँ, तो इसमें आप कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग आज ग्वार और तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे लोबिया की ना। सब्जी तो मेरे को नहीं मालूम था। हाँ, लेकिन नहीं, आप कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इसमें आपको मैं बता दूंगा। इसमें भिंडी भी लगा सकते हैं, इसमें बैगन भी लगा सकते हैं, इसमें मिर्च भी लगा सकते हैं, कद्दू वर्गी जैसे आपका सीताफल है, तोरी है, आपका लौकी है, इन सबको भी लगा सकते हैं। कि ये लोबिया लगा ही सकते हैं आप, ये जो आपका ग्वार लगा ही सकते हैं आप। तो ऐसे तमाम फसलें हैं, चौलाई लगा सकते हैं आप इस मौसम में। तो ऐसी बहुत सी फसलें हैं आप लगा सकते हैं जो आपको उचित लगता हो अपने मार्केट के हिसाब से और अपना बीज की उपलब्धता के हिसाब से आप उसको लगा लीजिए। थैंक यू हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, और भी प्रश्न होंगे हमारे कॉलर्स के भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद स्वागत है। और रजनीश, हम बात कर रहे हैं फलियों की, ग्वार की और लोबिया की। तो डॉक्टर साहब, जो प्रजातियां हैं, जैसे लोबिया की हो, ग्वार की हो, तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिससे अच्छा उत्पादन होगा, अच्छी फसल होगी और तो इस हमें मौसम के लिए उचित है, उपयोगी है? हाँ, जैसे थोड़ा सा मैंने लोबिया के बारे में जिक्र किया था कि लोबिया की पूसा सुकोमल प्रजाति है जो हमारी है, वो ले उसको लगा लें किसान भाई। किसान का एक प्रश्न भी था, उसमें बताया था बनारस जो में हमारा संस्थान है सब्जी का, वहाँ से काशी कंचन प्रजाति बहुत अच्छी है, उस एरिया में चलती है। इस तरीके से ग्वार की जो आप बात करेंगे तो ग्वार में हमारे यहाँ की पूसा नौबहार प्रजाति है, पूसा संस्थान की, वो बहुत अच्छी प्रजाति है। उसका बीज हमारे संस्थान से, राष्ट्रीय बीज निगमों से, कई जगहों से मिल जाएगा। तो आप किसान उनसे उस प्रजाति का बीज लें और उसकी फलियां बहुत अच्छी गुणवत्ता की हैं और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, तो सुरेंद्र जी हैं दिल्ली से। कई बार उनका कॉल आता है तो उनका एक क्वेश्चन होता है, थोड़ा डिफरेंट ही होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट से अलग होकर भी जरूरी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सुना अभी, तो उन्होंने यही पूछा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें कौन सी हमारी सब्जी सही रहती है, हाइब्रिड वाली या देसी? तो वही पूछना चाह रहे हैं। हेलो। और मैम एक चीज और पूछना था जी मैम, जैसे अपना पेस्ट का, अदरक का पेस्ट मिल जाता है, तो क्या टमाटर का भी पेस्ट मार्केट में मिल जाता है क्या जी?
जी बिल्कुल, प्योरी तो हर चीज की मतलब मैक्सिमम चीजों की मिल जाती है, अदरक लहसुन सब टमाटर के भाव की वजह से ये बात पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुरेंद्र जी, प्योरी और जो आप पेस्ट की बात कर रहे हैं, टमाटर का इसमें अवश्य मिल जाता है, बहुत कमर्शियल है ये। पूरे चाइना से आप देखेंगे हमारे देश में बहुत टमाटर का ही आता है, हमारे देश में बहुत सी कंपनियां डिमांड है ग्लोबली। हाँ ग्लोबली डिमांड है, क्योंकि इसी से केचप वगैरह जो आप देख रहे हैं ना, इसी से बनते हैं। पहले पेस्ट बनता है, उसी से बनता है। बिल्कुल। तो इसका बहुत है, लेकिन ये तब बनाया जाता है जब टमाटर का दाम बहुत सस्ता होता है। हाँ। जब किसान को बाजार में दाम नहीं मिल रहा अच्छा, तब उसको पेस्ट की बात की जाती है। और इसके लिए कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें ड्राई मैटर ज्यादा हो, उसमें TSS जो होते हैं, TSS आप जब टोटल सॉलिड्स बोलते हैं, उसकी मात्रा भी ज्यादा होनी चाहिए, जिससे हमारा जो पेस्ट या इसका उत्पादन है ज्यादा मात्रा में हो, कम मात्रा के टमाटर से ज्यादा पैदा हो। जी, लेकिन प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव भी डाले जाएंगे। साल चलते हैं जी जी हाँ, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा। तो हमारे देश में ताजा टमाटर खाने का कल्चर है। जब विदेशों में आप जाएंगे, यूरोप में चाहे अमेरिका में, तो लोग अब इस फार्म में ज्यादा खाते हैं, प्रोसेस फार्म में। तो उनका 70 से 80% टमाटर उनका जो है प्रोसेस होता है, और हमारे यहाँ जस्ट उल्टा है। हमारे यहाँ करीब टमाटर मान लीजिए हार्डली 1-2% ही प्रोसेस होता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो घरेलू जो कामों में ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं, वो जब टमाटरों के दाम बहुत सस्ते होते हैं तो घर में ही प्योरी बना के बॉईल करके उसको रख लेती हैं। कमाल की चटनी बनाती हैं, कमाल की चटनी बनाती हैं आम के साथ। आम की चटनी बना के रखती हैं मीठी। तो बहुत मतलब सुषमा जी, आपने जैसे चटनी वटनी की बात की तो मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि आम की चटनी, टमाटर की चटनी इन दिनों बहुत बनती है और बहुत स्वादिष्ट भी होती है। बिल्कुल। इन्होंने पूछा कि और भी कौन सी सब्जियां खानी चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, तो आपको संक्षेप में जरा सा बता देता हूँ कि जितनी भी रंगीन सब्जियां होती हैं, आप भाई कलर सब्जियों को आप खाएंगे, और कोशिश करिएगा कि आप अच्छे से किचन गार्डनिंग को करिए। किचन गार्डनिंग में उगाई सब्जियां ज्यादा स्वस्थ और स्वास्थ्यवर्धक होती हैं, क्योंकि आप पता होता है कि आपने उसमें क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। बाजार में बहुत सी चीजों में किसान कभी कभी तुरंत ही डाल करके दवा डाल के बेच देते हैं। हम किसानों को कहते हैं कि प्रतीक्षा अवधि होती है दवा की, तो 5 से 6 दिन तक अगर इंतजार कर रहे हैं कोई दवा डालने के बाद, तो दवा डिग्रेड हो जाती है, जैसे उड़ जाती है या खत्म हो जाता है उसका प्रभाव धूप से या इस तरह ना, तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, जिसको रेसिड्यू बोलते हैं। जब पेस्टिसाइड रेसिड्यू की बात की जाती है, तो उसमें पेस्टिसाइड का अवशेष नहीं बचा रहेगा उस पर। तो इस तरह से उसको धोल करके हल्का सा गुनगुने पानी में अगर धो लेंगे तो और अच्छा है। इन चीजों का करके हमें खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि किसानों को भी हम सलाह देते हैं कि दवाओं का कम से कम करो, जो जैविक तरीके हैं उसको ज्यादा अपनाओ, तो जिससे कि आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल सही बात की। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारी देसी चीजें हैं, चाहे जैसे हाइब्रिड की बात जी जी हाँ, तो देसी टमाटर पौष्टिकता से भरपूर बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें जो खटास है, जो विटामिन सी बहुत ज्यादा, विटामिन सी की मात्रा उसमें जाती है। हमारी पूसा रूबी प्रजाति टमाटर की होती थी, वो पूरे दक्षिण भारत में जाएंगे तो उसमें ये सांभर बनाने में उसके बहुत इस्तेमाल किया जाता है। खटास चाहिए, रसम सांभर। हाँ, तो उसमें देसी प्रजातियों का बहुत योगदान है, क्योंकि गल जाती है तुरंत ही। आप हाइब्रिड देखेंगे गलने में टाइम लगता है कभी। बल्कि आप किसी सब्जी में डालो तो जो उनकी स्किन होती है, छिलका, वो बिल्कुल नहीं वैसा होता है कि वो डिसॉल्व ही नहीं होता है, अलग ही नजर आता है वो। जी जी हाँ। बस ये है कि उसमें ग्रेवी अच्छी बनती है, गूदा ज्यादा होता है, तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। सबसे बड़ा किसान क्यों उसका छिलका बाहर का जो फ्लेश बोलते हैं मोटा होता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में मतलब दूर तक ले जा भेज सकते हैं। जो देसी टमाटर होते हैं पकने के बाद उनको ज्यादा दूर में फट जाएंगे ना, लाइफ कम होती है, लाइफ सेल्फ लाइफ बोलते हैं, तो वो कम होती है। तो इन चीजों से किसान खुद ही बचने के लिए करता है। लेकिन स्वाद की जब बात आती है तो हर कोई कहता है कि देसी चीजें लाओ, नहीं। तो डॉक्टर साहब मैं कर रहा था कि कोई रोग जैसे होते हैं या कीड़ा होता है, या उसकी रोकथाम के लिए भी कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं कहूँगा हर चीजों में कि पहले किसान कोशिश करे कि जैविक तरीके हैं उससे इस्तेमाल करे। और जैसे आपका नीम का अर्क होता है, नीम का तेल होता है, इसका इस्तेमाल 8 से 10 दिन पे करते रहे। और बारिश है तो उसमें कोई स्टिकर लगा देते, मिला जाता है, बाजार में मिलता है, जिससे कि चिपक जाएगा तो जल्दी से बारिश होने से भी धुलेगा नहीं दवा। तो पहले जैविक तरीकों से करे। और आवश्यकता पड़ती है तो कुछ सेफ दवाएं होती हैं, जैसे स्पिनोसेड एक दवा है, कोई छेद करने वाला कीड़ा लग रहा पत्तों में इस तरह का, तो उसका इस्तेमाल कर देंगे। स्पिनोसेड की 1 मिलीलीटर मात्रा को करीब 3 से 4 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरीके से जब साथ में ही कुछ और फली में छेदक कीड़े हैं, जो लार्वा होते हैं ना, इल्ली टाइप की कुछ दिखती हैं। बिल्कुल, ग्वार की फली में ज्यादातर देखा गया, या लोबिया में भी कि छेद हो जाता है, काले रंग का दिखाई देता है। इस तरह की इल्ली अगर कुछ तरह से हैं तो उनको भी कुछ दवाएं होती हैं,
हैं जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट, इसका इस्तेमाल 1 मिलीलीटर को 3 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। और अगर पत्तों में पीलापन आ रहा है तो ऐसे पत्तों को, जैसे वायरस होता है तो वायरस वाले पौधों को उखाड़ करके जमीन में गड्ढा बना के दबा दिया जाता है, ताकि और दोबारा, क्योंकि उसमें सफेद मक्खी जो होती है उससे फैलता है, वो वाहक होती है। जैसे एक बीमार पौधा रहेगा उससे रस चूसेगी, दूसरे में फैलाएगी, तो बीमार पौधे को ही हटा दिया जाता है। और अगर आवश्यकता है तो उसमें एक दवा का जैसे इस्तेमाल कर देंगे, जैसे इमिडाक्लोप्रिड दवा होती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में, या आधा मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकता है किसान। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हरी फलियों के लिए लोबिया और ग्वार की खेती से भी हमारे किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो संक्षेप में बस क्या क्या, मतलब 30 सेकंड में आप सावधानियां मतलब क्या बरतें हैं बुवाई समय पूरा? जैसे किसान, जैसे मैंने बताया कि मेड़ों पे लगाएगा, पहला ध्यान रखेगा इस मौसम में बहुत ज़्यादा है, और जो गोबर की खाद इत्यादि को सही मात्रा में इस्तेमाल करेगा, बीज का उपचार सही से करे, राइजोबियम का इस्तेमाल कर ले, और तुड़ाई जो है एकदम नरम सही उसमें करे, और रासायनिक दवाओं की बजाय जैविक चीजों पे ज्यादा ध्यान दे, और समय पर तोड़ाई करके उसका बंडल बना ले, और उसको ग्रेडिंग कहते हैं, तो एक साथ न मिला ग्रेडिंग करके बाजार में बेचेगा तो अच्छा दाम मिलता है, आसानी से उपभोक्ता ले लेते हैं उसको। जैसे बड़े साइज के हैं तो पहले एक तरफ ग्रेडिंग कर दे, जी, जो टेंडर है जैसे, उससे थोड़ा हार्ड, इस तरह की चीजों को ग्रेडिंग कर ले अपनी। जी, बहुत ही अच्छे से और विस्तार से आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ थे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर संपन्न करते हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।